आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी ज़रूर है, मगर आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूहें कांपने लगती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं बस ड्राइवर था, हालांकि अभी भी हूँ, मगर तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। काम यह था कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को उनके घर से ले आना और काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था और साथ ही मेरे दोस्त नितिन का भी। वो भी मेरे ही साथ बस में क्लीनर के तौर पर काम पर जुड़ा था। हमारा सारा दिन अच्छे से ही बीता। हालांकि काम सारे दिन का नहीं था, मगर उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, रात के तकरीबन 8:30 बजे जब सबकी छुट्टी हो गई तो मैं सबको बस में लेकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। हालांकि वक्त काफी ज्यादा भी नहीं हुआ था, मगर बस एक आध लोग ही नजर आ रहे थे रास्ते पर। जैसा कि मैंने बताया, सबका ठिकाना एक नहीं था, तो सबको उनके पते पर उतारते उतारते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। परेशानी की बात यह थी कि मुझे और नितिन को बस लेकर वापस उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि बस रात में उसी कंपनी के यार्ड में रहती है। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफी हो चुकी थी, जिसका पता घड़ी से कम और रास्ते की वीरानियत को देखकर ज्यादा लग रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक इस रास्ते पर एक आध लोग नजर आ रहे थे, वहीं अब रास्ते पर हमारी बस के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं धुन में बस चलाते हुए गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतने में ही पास की सीट पर बैठे नितिन ने कहा, भाई ये वही रास्ता है ना? कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? नितिन की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, गलत रास्ता नहीं हो सकता, सीधा तो रास्ता है, गलत कैसे होगा? असल में ठंड इतनी ज्यादा है कि कौन बाहर निकलेगा। नितिन ने मेरी बात पर हामी भरी। अब हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोहरे की वजह से कुछ भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। बस इतना ही समझ आ रहा था कि अब उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल है। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें रास्ते के एक किनारे पर एक पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी दिखी, जो कि शायद रो रही थी। मगर इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये औरत ऐसे बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगा शायद इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर अभी मैं बस की रफ्तार को धीमी कर ही रहा था कि तभी नितिन ने कहा, भाई बस मत रोक, मैंने बहुत कहानियों में सुना है कि ऐसे रास्तों पर चुड़ैल भटकती है। नितिन की बात पर मैंने जवाब दिया, ये सब कहानियों में ही होता है, तू पागल है क्या? हो सकता है इस औरत को कोई मदद चाहिए हो। हालांकि नितिन मुझे बस रोकने के लिए बहुत मना कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और बस को ठीक उस औरत के पास रोका। बस से नीचे उतरकर मैं उस औरत के करीब गया। हालांकि नितिन डरता बहुत था, मगर पीछे पीछे वो भी बस से नीचे उतरा। तभी मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ? आप इस सुनसान रास्ते पर ऐसे रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने कहा, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे, कृपया आप लोग उनको बचा लीजिए। इस पर मैंने कहा, कौन मार देगा? चलिए आप हमें वहां पर लेके चलिए, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे इतना बोलते ही वो औरत
झटपट उठ खड़ी हुई और हमें उसके पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और नितिन भी हमारे साथ आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे कुछ देर चलने पर हम लोग एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास पहुंचकर औरत अचानक से रुक गई। तभी मैंने उस औरत से कहा, कहाँ है आपके पति? कौन मार रहा है उनको? मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से हवा में धुआं हो गई। ये देखकर मैं और नितिन, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो हमारे साथ हुआ क्या वो सच में था या कोई सपना देख रहे हैं हम। अभी मैं बेसुध सा वहां पर खड़ा ही था कि तभी नितिन बोल पड़ा, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है? भाग यहाँ से। नितिन की बात सुनकर मुझे होश आया, जिसके बाद हम दोनों वापस अपनी बस की तरफ भागने लगे। भागकर हम लोग सीधे बस में चढ़ गए। मैंने फटाफट बस में चाबी लगाई और हम लोग वापस से रोड पर आगे बढ़ने लगे। मैं बस चला तो रहा था मगर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। ऊपर से ये जंगली रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही नितिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना बस मत रोक। इस पर मैंने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था यार कि वो औरत चुड़ैल निकलेगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी तेजी से चल रही हमारी बस रास्ते पर अचानक से बंद पड़ गई। बस को ऐसे अचानक से बंद होता देख मैं और नितिन, हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने फटाफट 3-4 बार बस की चाबी घुमाई मगर बस ने तो जैसे स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। तभी मैंने नितिन से कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, बस चालू नहीं हो रही। जिस पर नितिन बोला, पर यहाँ बस से नीचे उतरना सही रहेगा? तो मैंने कहा, पर हम लोग ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? देखना भी तो पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। ये सब बात करके अभी हम दोनों बस से नीचे उतरने जा ही रहे थे कि तभी मेरी नजर बस के सामने की तरफ गई। तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस के सामने बहुत सारे लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बस के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने भागकर दरवाजा बंद करना चाहा मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पीछे से पकड़ रखा हो। और शायद यही हाल नितिन का भी था। वो भयानक चेहरे वाले लोग लगातार बस के दरवाजे की ओर बढ़े आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर तभी पता नहीं कहां से बस के दरवाजे पर वही औरत आकर खड़ी हो गई जो कुछ देर पहले हमें जंगल में ले जाकर गायब हो गई थी। उस औरत के दरवाजे पर आते ही वो सारे भयानक चेहरे वाले लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही उस औरत ने एक दफा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर दूसरी बार हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों भी अपने आप को आजाद महसूस करने लगे। मैं दौड़कर बस की ड्राइविंग सीट पर गया और बस को चालू करने की कोशिश करने लगा। और अजीब बात तो ये थी कि बस एक बार में ही चालू हो गई। फिर हमने जो बस भगाना शुरू किया, सीधे कंपनी के ऑफिस में ही पहुंचे। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया ही नहीं। बाद में जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो औरत और उसका पति एक बार उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने दुश्मनी से उसके पति को एक पेड़ पर बांधकर मार डाला। वो औरत रोड पर आकर
चीखती रही, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में उस औरत ने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वो औरत उस रास्ते से गुजरने वालों से रात में मदद मांगती है। जो मदद के लिए तैयार हो जाता है उसे तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जो मदद नहीं करता उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब वो औरत उन्हें मार डालती है। और वो लोग जिन्होंने हमारी बस रुकवाई थी वो वही लोग थे जो उस औरत के चंगुल में आकर मरे हैं। ये सब सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि उस रात मैंने उस औरत की मदद की, वरना अगर मैं नितिन की बात मानता तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना तब की है जब हमारे गांव में तरह तरह की आए दिन घटनाएं हुआ करती थीं, जिन घटनाओं के कारण हम सभी गांव वाले परेशान रहा करते थे। सभी का मानना था कि ये सभी आत्माएं और काला जादू और डायन विद्या का खेल है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस कारण मुझे आए दिन घर पर काफी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये सच था कि दिन पर दिन हमारा गांव काफी अजीब सा होता जा रहा था। साथ ही साथ लोगों के मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से लोग और दहशत में रहने लगे। उस समय गांव वाले रात में तो क्या, दिन को भी संभल संभल कर अपने घरों से बाहर निकलते थे। उस वक्त हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा लगने लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं काम से जब घर वापस लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे पापा शाम को खेत में गए थे और अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे। माँ की बात सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय रात के 8:30 बजना यानी काफी रात। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, वक्त तो काफी हो गया है, मगर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर मुझे भी काफी चिंता हो रही थी। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे टॉर्च दे दीजिए, मैं पापा को देखकर आता हूँ। इस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम से उतरने लगा। एक तो मेरे पापा की चिंता, ऊपर से मुझे इतनी रात गए खेत में अकेले जाने देने की चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैंने टॉर्च लिया और माँ को आता हूँ बोलकर खेत की तरफ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही आसपास का माहौल देखकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक पूरे इलाके में मुझे मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मानो इंसान तो इंसान, जानवर भी गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर रहे हो। खैर मैं वहां और समय जाया ना करके आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से अमावस की काली रात होने की वजह से आसमान पर चांद का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाम मात्र के रूप में ही मालूम पड़ रही थी। मुझे उस समय भूत प्रेत का तो डर नहीं लगता था, मगर शियारों से तो जरूर डर लगता था, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में शियारों का भी बहुत आतंक था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही झींगुरों की आवाजें भी मुझे काफी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर मैं किसी तरह घने अंधेरे को चीरते हुए अपने खेत के करीब पहुंचा, मगर वहां दूर दूर तक
मेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो अपने खेत में पापा को ना पाकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे पापा गए तो गए कहाँ। मैं काफी हैरानगी भरी नजरों से पापा को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहीं नहीं दिखे। जिसके बाद मैं पापा को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। खेत के अंदर वाला रास्ता और भी ज्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे काफी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि वो रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की है। पापा के रोने की आवाज को सुनकर मैं और भी ज्यादा सहम गया कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। उस आवाज को सुनकर मुझे पता चल रहा था कि वो आवाज शमशान की तरफ से आ रही है। मगर पापा इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे अपने पापा की इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे पैर खुद ब खुद काफी रफ्तार से चल रहे थे। चलते चलते मैं शमशान के करीब पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। पूरा शमशान काली रात के अंधेरे में काफी डरावना दिख रहा था। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं चलकर शमशान के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगा। अभी मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठे हुए दिखे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज्यादा खुश भी कि मुझे मेरे पापा सही सलामत मिल गए। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सिर्फ मेरे मन का भूल है। खैर पापा को देखकर मैं पापा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पापा अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे, जिससे उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मगर उनके शरीर और कपड़ों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यही मेरे पापा हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? इस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल हुई। इस पर मैंने दोबारा पापा से कहा, पापा क्या हुआ आपको, चलिए घर चलिए। लेकिन इस बार भी पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर 2 पल के लिए जो मुस्कान आई थी वापस से वही मुस्कान परेशानी में बदल गई। पापा से कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने अपने हाथ को पापा के कंधे पर रखा तो पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा, क्योंकि पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी जिंदा इंसान के शरीर से हाथ आर पार कैसे हो सकता है? अभी मैं काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक पापा ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उनका चेहरा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से अलग जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो ना तो मेरे पापा हैं और ना ही कोई इंसान, बल्कि वो भूत हैं और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए नदी की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि गांव वालों की सारी बातें सच थीं। वो भूत मुझे घसीटकर नदी के अंदर ले जाने लगा ताकि वो मुझे नदी में डुबाकर मार सके।
अभी वो भूत मुझे नदी के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर एक साथ 3-4 टॉर्च की लाइटें पड़ी, जिससे वो भूत मुझे एकदम से छोड़कर हवा में धुआं हो गया। फिर जब वो टॉर्च की लाइट मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे पापा और 2-3 गांव वाले हैं। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती पापा को बताई तो पापा ने कहा, मैं खेत से काफ़ी पहले ही लौट गया था, मगर मैं घर ना जाकर हरिया काका के घर चला गया था। तुम्हारी माँ को लगा कि मैं अभी तक घर वापस नहीं लौटा। फिर जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ खेत में आया है। तो मुझे तेरी काफ़ी चिंता होने लगी, इसलिए मैं 2-3 गांव वालों को लेकर तुझे ढूंढने निकल गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।